हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण में चैप्टर फर्स्ट भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के आगे के भाग को हम लोग पढ़ेंगे। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर में भाषा, बोली और लिपि, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना था। मातृभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है। अब आइए आगे इसमें हम लोग बोली, भाषा और बोली में अंतर, लिपि और व्याकरण के बारे में जानते हैं। बोली, अब बोली क्या होती है? जब एक भाषा अनेक स्थानों पर बोली जाती है तो उसके स्थानीय रूप विकसित हो जाते हैं। भाषा के स्थानीय या क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली में लोकगीत गाए जाते हैं, कहावतें तथा लोक कथाएँ कही जाती हैं। बोलियों का अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता, यानी बोली में जो है साहित्य की रचना नहीं होती है। देखिए, बोली जो है एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है या सीमित होती है। हिंदी की कई बोलियां हैं, उदाहरण अवधी, ब्रज, मगही, हरियाणवी, राजस्थानी, कुमाऊनी, गढ़वाली, बुंदेलखंडी आदि। जब किसी बोली में साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है। ब्रज और अवधी हिंदी की बोलियां हैं, पर कालांतर में वे उपभाषाएं बन गईं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर की तथा महाकवि तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। तो जब बोली में साहित्य लिखा जाता है तो वह बोली जो है बोली न रह करके उपभाषा बन जाती है। तो ऐसे अपवाद हैं कि बोली में साहित्य की रचना होती नहीं, लेकिन ये रचनाएं हैं कुछ जिसमें जो है जो आगे चलकर कालांतर में उपभाषाएं बन गईं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास ने सूरसागर की तथा महाकवि तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। कि हिंदी की बोलियां और कहाँ बोली जाती हैं, कुछ जगहों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ बोलियां दी हुई हैं कि कहाँ पे बोली जाती हैं। अवधी, तो अवधी अपने उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। हरियाणवी, हरियाणा, कुमाऊनी या गढ़वाली उत्तराखंड में। हिंदी की बोलियां और कहाँ बोली जाती हैं? ब्रज उत्तर प्रदेश में, राजस्थानी राजस्थान, बुंदेलखंडी उत्तर प्रदेश में। तो ये तो रही बोली। अब हम देखते हैं भाषा और बोली में अंतर। मैंने पहले ही आपको बताया है कि बोली जो है उसका क्षेत्र सीमित होता है। यह किसी क्षेत्र विशेष में या किसी एक स्थान पर बोली जाती है तो उसको हम बोली कहते हैं। लेकिन भाषा का जो क्षेत्र होता है विस्तृत होता है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा के निर्माण के लिए व्याकरण आवश्यक है, जबकि बोली के साथ ऐसी बाध्यता नहीं है। साहित्य रचना करते समय भाषा का प्रयोग होता है, जबकि बोली का लिखित साहित्य नहीं होता। लिपि, अब लिपि क्या है? देखिए, किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं, यानी कुछ निश्चित चिन्ह हैं और उन चिन्हों को ही हम उस भाषा की लिपि कहते हैं। आरंभ में मनुष्य बोलकर अपने विचार प्रकट करता था। कालांतर में उसने अपने विचारों को अस्थायी रूप देने तथा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए
चित्रों को माध्यम बनाया, जिससे चित्रलिपि का जन्म हुआ। फिर उसने मुख से उच्चारित ध्वनियों के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया। भाषा के लेखन में प्रयोग होने वाले ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। विश्व की कुछ प्रमुख लिपियां हैं। यहाँ पर देखिए भाषा और उनकी लिपियां दी हुई हैं, यानी भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। यहाँ कुछ भाषाएं दी हुई हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन की लिपि क्या है? रोमन है। उर्दू की फारसी है, और तमिल ही है। चीनी चित्रलिपि है। पंजाबी, गुरमुखी, बांग्ला, अरबी ही है। हिंदी, संस्कृत, नेपाली ये देवनागरी हैं। देखिए विशेष दिया हुआ है, क्या कह रहा है इसमें कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। इसे नागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ, तो ये ध्यान रखेंगे कि हिंदी का जन्म जो है किस भाषा से? संस्कृत भाषा से हुआ है। अधिकांश लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, परंतु फारसी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब आगे देखिए क्या है इसमें? व्याकरण। प्रत्येक भाषा अपने आप में विशिष्ट होती है। उसके मौखिक तथा लिखित रूप को सही ढंग से समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण द्वारा हमें भाषा के नियमों की जानकारी मिलती है। इसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं। यानी व्याकरण क्या है? व्याकरण जो है किसी भाषा के नियम को बताता है और उसे हमें शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के नियमों को सिखाकर उसके शुद्ध रूप से परिचित कराता है, उसको हम व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण के अंग। व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम वर्ण पर विचार करते हैं, वर्णों के प्रकार पर, आकार पर, उच्चारण पर, वर्गीकरण पर। शब्द विचार में शब्दों पर विचार करते हैं, और वाक्य में जो है वाक्य पर विचार करते हैं। वर्ण विचार पहला देखें व्याकरण के अंग में। भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित रूप वर्ण कहलाते हैं। वर्ण विचार में वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण आदि के विषय में विचार किया जाता है। शब्द विचार, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति तथा रचना आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। वाक्य विचार, वे शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे देखिए वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, और शब्द का जो है, शब्द वही है जिसका कुछ निश्चित अर्थ होता है। अगर वह निरर्थक है तो उसको हम शब्द नहीं कहेंगे, भले ही वर्णों का वह समूह क्यों न हो। तो जब भी हम शब्द बोलेंगे, शब्द क्या है, तो वर्णों के सार्थक समूह से बने शब्द को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। वर्णों के मेल से सार्थक शब्द जो बनते हैं उसी को हम शब्द कहते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति, रचना आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। वाक्य विचार, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य विचार में वाक्यों के अंग, भेद,
वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्ह आदि के विषय में विचार किया जाता है। तो ये थे व्याकरण के अंग। आगे हम देखते हैं इसमें जो है कंप्यूटर और हिंदी। आजकल कंप्यूटर पर हिंदी का प्रयोग हो रहा है। हम कंप्यूटर में हिंदी को भी टाइप कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, ईमेल वगैरह। आज हिंदी का व्यवहार क्षेत्र निरंतर फैलता जा रहा है। इसे बोलने सीखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। अतः हिंदी शिक्षण तथा अध्यापन के क्षेत्र में कंप्यूटर का भी प्रवेश हो चुका है तथा यह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हिंदी के अखबार तथा पत्रिकाएं इसके द्वारा पढ़े जा सकते हैं। अनेक ऐसी वेबसाइट हैं जिनसे हिंदी साहित्यकारों के बारे में जानकारी मिलती है। इंटरनेट के द्वारा हिंदी में हम ईमेल भेज सकते हैं और अपना ब्लॉग भी हिंदी में बना सकते हैं। यही नहीं, इंटरनेट के द्वारा हिंदी भाषा घर बैठे भी सीखी जा सकती है। हिंदी के पहले व्याकरण की रचना डच विद्वान योन योशुआ केटलार ने की थी। ये आपको कुछ विशेष जानकारियाँ दी हैं जो जानने योग्य हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं आगे। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रांसीसी विद्वान गारसा द तासी ने लिखा। हिंदी भाषा के पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन सन 1826 में कोलकाता से हुआ। हिंदी भाषा की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। हिंदी भाषा की पहली आधुनिक कहानी उसने कहा था थी। यानी ये कुछ विशेष जानकारी है हिंदी के विषय में जो दी हुई है आपकी पुस्तक में। इसको ज़रूर अध्ययन कर लें, आप लोग याद कर लें ये तथ्य जो दिए हुए हैं। आगे आइए देखते हैं इसमें कि अब तक हमने सीखा, यानी इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा पढ़ने के बाद। तो जैसा कि हम लोगों ने इसमें भाषा को जाना कि भाई भाषा क्या होती है। तो भाषा हम उसको कहते हैं जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन के भाव या विचार को दूसरों के सामने व्यक्त करता है या दूसरों के मन के भाव या विचार को समझता है, उसको हम भाषा कहते हैं। तो विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को ही हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। सांकेतिक भाषा भी होती है, लेकिन सांकेतिक भाषा को हम भाषा का रूप नहीं मान सकते, क्योंकि सांकेत के माध्यम से हम अपने मन के भाव या विचार को पूर्ण तरीके से व्यक्त नहीं कर सकते, स्पष्टता नहीं ला सकते, स्पष्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम मौखिक को भाषा का रूप नहीं मानते। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। जैसा कि पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है कि बोली जो है किसी एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, एक स्थान पर, और उसका क्षेत्र जो है वो सीमित होता है। भाषा का मान्य तथा स्वीकृत रूप मानक भाषा कहलाता है। ध्वनियों के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की ठीक ठीक जानकारी देता है। यानी व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीख जाते हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार।
आइए अब देखते हैं, इसमें कुछ प्रश्नाभ्यास दिए हुए हैं। अभ्यास में पहला जो प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा के कितने रूप हैं, तो उनके 3-3 उदाहरण दीजिए। भाषा के कितने रूप हैं, 3-3 उदाहरण देना है। तो भाषा के कितने रूप हैं, 2 रूप हैं। कौन कौन? लिखित हैं और मौखिक हैं। और इसके 3-3 उदाहरण, यानी आपको इसमें 3-3 उदाहरण लिख देना है, 3 लिखित के और 3 मौखिक के। गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में क्या अंतर है? तो गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में क्या अंतर है? गद्य को देखें हम। साहित्य तो आप जानते हैं कि साहित्य किसे कहते हैं। प्रत्येक भाषा में ज्ञान का जो अथाह भंडार होता है, ज्ञान के संचित कोश को ही हम साहित्य कहते हैं। और गद्य पद्य पूछ रहा है, तो साहित्य के ये 2 प्रकार होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। लेकिन इसमें अंतर पूछ रहा है कि होता क्या है, तो हम ऐसे करके लिखेंगे गद्य साहित्य। इसके अंतर्गत साहित्यकार सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं, और गद्य साहित्य में कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, पत्र लेखन आदि आते हैं। और पद्य साहित्य क्या है भाई? इसके अंतर्गत साहित्यकार तुकबंदी अथवा लय द्वारा अपनी विचार व्यक्त करता है। पद्य साहित्य में तुकांत तथा अतुकांत कविता, दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद, कुंडलियाँ, पद्य आदि आते हैं। इनकी कुछ प्रमुख कवि हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बस यही लिखना है कि अंतर क्या है। तो आप अंतर स्पष्ट कर देंगे, प्रश्नानुसार उत्तर ही आपको देना है। बोली किसे कहते हैं और यह उपभाषा कब बन जाती है? तो बोली आप जानते हैं, किसी एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसको हम बोली कहते हैं। और यह उपभाषा कब बन जाती है? तो जब बोली में साहित्य की रचना हो जाती है तो वह उपभाषा बन जाती है। लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? किन्हीं 4 भाषाओं के नाम लिखिए, लिखकर उनकी लिपियां लिखिए, यानी 4 भाषा और उनकी लिपियों के नाम को लिख देना है। तो लिपि किसे कहते हैं? आप इस प्रकार से उत्तर लिख देंगे कि किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। और भाषा देखिए, कुछ भाषा और उनकी लिपियां हैं। भाषा है अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन। ये इसकी लिपि क्या है? इसकी लिपि जो है वह रोमन है। उर्दू की लिपि जो है वो फारसी, तमिल चीनी की चित्रलिपि है। आपको 4 लिखना है यहाँ। और पंजाबी की गुरमुखी है, बांग्ला की बांग्ला ही है, अरबी की अरबी है, हिंदी, संस्कृत, नेपाली इसकी देवनागरी है। व्याकरण किसे कहते हैं? इसके मुख्य अंगों के नाम लिखिए। तो व्याकरण किसे कहते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि व्याकरण जो है वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के नियमों को सिखाकर उसके शुद्ध रूप से परिचित कराता है। और इसके मुख्य अंग, तो इसके मुख्य अंग 3 होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। आगे के भाग को लेकर के हम अगली वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर।